नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलट रहे हैं जिनसे आज के भारत की कहानी जुड़ी है। तो 1857 के बाद माहौल बदला होगा, राष्ट्रवाद की भावना शायद और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल। 1857 की घटना ने भले ही वो असफल रही, लोगों के मन में एक चेतना जगाई। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का एक नया दौर शुरू हुआ और कई ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने आजादी की लड़ाई को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। हाँ, तिलक गरम दल के बहुत बड़े नेता थे। उनका नारा तो सबको याद है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ। उन्होंने अपने अखबारों केसरी जो मराठी में था और मराठा जो अंग्रेजी में था, उनके जरिए ब्रिटिश हुकूमत की कड़ी आलोचना की। लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 शुरू किए। और होम रूल लीग भी बनाई थी उन्होंने। हाँ, 1916 में आइनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। तिलक ने पूना में अपनी लीग बनाई। गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। वो भारतीय असंतोष के जनक भी कहे जाते हैं। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनका आनंद मठ और वंदे मातरम तो आज भी बहुत अहम है। बिल्कुल, बंकिम चंद्र बांग्ला के महान उपन्यासकार और विचारक थे। उनका उपन्यास आनंद मठ 1882 जो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी उपन्यास में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल है। इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरणा दी, जोश भरा। वीर सावरकर का भी जिक्र आता है अक्सर। उनका क्या योगदान रहा? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, वो एक क्रांतिकारी, विचारक, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया जो बाद में अभिनव भारत समाज बना, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। 1857 की क्रांति पर उन्होंने मराठी में एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे छपने से पहले ही अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उन्हें हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को गढ़ने वालों में प्रमुख माना जाता है। और उन्हें अंडमान जेल भी हुई थी। हाँ, नासिक षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहते थे, भेज दिया गया। वहां उन्होंने कई साल बिताए। अब बात करते हैं लाल बाल पाल की तिकड़ी की। हाँ, लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। हाँ, लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे बड़े नेता थे। वो आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही। वो भी गरम दल के थे। हाँ, वो तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर गरम दल की विचारधारा के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काम किया। वहां यंग इंडिया पत्रिका निकाली और 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। उनकी मौत का किस्सा बहुत दुखद है, साइमन कमीशन के विरोध में। हाँ, 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उनके वो आखिरी शब्द? हाँ, उनके वो प्रसिद्ध शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक नील साबित होगी। ये शब्द आगे चलकर क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बने। और इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य बिपिन चंद्र पाल? बिपिन चंद्र पाल, वो भी गरम दल के प्रमुख नेता और एक जबरदस्त वक्ता और लेखक थे। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने न्यू इंडिया, स्वराज्य, वंदे मातरम जैसे कई प्रकाशनों के जरिए उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया। तो ये तीनों नेता, लाल, बाल, पाल, उस दौर में गरमपंथी राष्ट्रवाद का चेहरा थे। बिल्कुल,
उन्होंने कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से अलग एक ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाने पर जोर दिया। और आखिर में एक और बहुत बड़ा नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका रास्ता तो काफी अलग और नाटकीय था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वो बहुत प्रतिभाशाली थे। आईसीएस परीक्षा पास की, लेकिन नौकरी छोड़ दी। वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। हाँ, 2 बार, 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी में। त्रिपुरी में तो उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, लेकिन बाद में गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मतभेदों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हाँ, 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटेन के लिए एक मौका है, जिसका फायदा उठाकर भारत को आजादी हासिल करनी चाहिए। और फिर वो भारत से बाहर चले गए। हाँ, 1941 में वो नजरबंदी से भाग निकले और अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि मिली। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। और फिर वो जापान गए और आजाद हिंद फौज बनाई। देखिए, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी, लेकिन वो असफल रही। बाद में रास बिहारी बोस ने इसे पुनर्जीवित किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस ने आईएनए की कमान उन्हें सौंप दी। अच्छा। बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार यानी भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। उन्होंने सेना को पुनर्गठित किया, जिसमें महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट भी थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के पास थी। और उनके नारे, तुम मुझे खून दो। हाँ, उनके नारे बहुत मशहूर हुए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। इन नारों ने सैनिकों और देशवासियों में अभूतपूर्व जोश भरा। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम भी बदले थे। हाँ, जब जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा करके उन्हें आजाद हिंद सरकार को सौंपा, तो नेताजी ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा। स्रोत में रास द्वीप सुभाष चंद्र बोस, हेवलॉक द्वीप शहीद और नील द्वीप स्वराज दिया है, तो हम स्रोत के अनुसार चलते हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार राजद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम शहीद द्वीप और नील द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये थी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक इकाई के रूप में आने से लेकर धीरे धीरे भारत पर उसके राज कायम करने तक। हाँ, फिर 1857 का वो बड़ा विद्रोह जिसने कंपनी राज को हिला दिया। और फिर उन राष्ट्रवादी नेताओं का उदय जिन्होंने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विचारधाराओं से स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। तिलक, बंकिम, सावरकर, लालाजी, पाल और नेताजी बोस जैसे लोग। बिल्कुल, इन घटनाओं और इन लोगों को समझना आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर भारत की आज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हकीकत को, हमारी आधुनिक पहचान को शक्ल दी है। 1857 के विद्रोह की जटिलता, उसकी नाकामी से मिले सबक और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई ये विभिन्न धाराएं और विचारधाराएं, इन सब के मेल से ही आज का भारत बना है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम इन सारी घटनाओं और शख्सियतों को देखें, तो आज के भारत को बनाने में विद्रोह की भावना और सुधार की कोशिशों के बीच का जो टकराव और तालमेल रहा है, उसकी क्या भूमिका रही होगी, इस पर विचार कीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।